हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी क्लास 10 सीबीएसई साइंस स्टूडेंट्स के लिए और आज हम कवर करेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो मेक श्योर जिन बच्चों ने हमारे इस लेक्चर का एक लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कवर किया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को, पहले आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलिए आज की इस वीडियो में जो पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करके देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसमें हम एमसीक्यू भी करेंगे, इसमें हम एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे और हम कुछ करेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप भी रहेंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो है यहाँ पे उस पे देखते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। देखिए पहली बात तो ये समझ आई कि जो सोल्यूशन ए है उसने फिनोल्फथालीन सोल्यूशन को पिंक कर दिया। तो कौन से सब्सटेंसेस फिनोल्फथालीन के साथ पिंक कलर देते थे? वो होते थे बेस। तो इसका मतलब ये जो ए है ये हमारे पास बेसिक नेचर का है। फिर ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। अब क्या हुआ कि जो फिनोल्फथालीन के साथ हमने सोल्यूशन बनाया था ना पिंक कलर का, जो कि ए था, ए ने बनाया था और ए बेस है, कह रहे हैं इसमें जैसे ही हमने बी मिलाया, बी ने वापिस से उसका जो पिंक कलर था उसको डिसअपियर कर दिया। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशन ए एंड बी। अगर वो सोल्यूशन हमारे पास जो पिंक कलर का सोल्यूशन है अगर वो वापस डीकलराइज हो गया है तो इसको डीकलराइज कैसे किया गया होगा? इसको डीकलराइज किया होगा आकर के किसी एसिड ने। तो इसका मतलब जो हम लोग बी मिला रहे हैं, ये बी तो हमारे पास एसिड है और ए हमारे पास बेस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस, ए इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड बी इज अ वीक एसिड। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वहां पे ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज पीएच लेस देन 7। देखिए अगर हम ए की बात करें जो कि बेस है, बेसिस के पीएच 7 से बड़े होते हैं और जो बी है जो कि हमारे पास एक अच्छा एसिड रहा होगा उसके पीएच क्या होंगे? उससे पीएच होंगे लेस देन 7। और उसके बाद अगर ऑप्शन डी पे देखें तो ऑप्शन डी आप देख ही सकते हैं, वहां पे लिखा है ए हैज पीएच लेस देन 7। तो बेस जो है, बेस हमारे पास ए है, ए का पीएच कभी भी 7 से कम नहीं हो सकता। बेसिस के पीएच 7 से ज्यादा होते हैं, एसिड्स के 7 से कम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है वो है कि ए का जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब वो अच्छा बेस है, और जिसका पीएच लेस देन 7 है वो हमारे पास अच्छा एसिड था। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस है। अब ये चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा ट्रू है जो कि एक एसिडिक स्ट्रेंथ को बता रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर की। ऑप्शन नंबर ए है वाटर, एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वाटर की बात करें तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होने के साथ साथ इसके बाद लगा हुआ जो एसिटिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक नेचर के होते हैं और उसके साथ जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगी हुई है ये मिनरल एसिड है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो ये बता रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद किसी पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, वाटर। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड जो कि विनेगर्स में भी प्रेजेंट होता है, एडिबल एसिड है। और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट है और इसका पीएच ऑन एंड अराउंड हमारे पास 1 या फिर लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमिना व्हिच अकर आर। तो जब भी किसी एसिड को वाटर में मिलाया जाएगा तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखिए कैसे। डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टेरो पॉजिटिव आयंस एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉल्ट फॉर्मेशन। और उसके बाद जो आंसर है, आंसर के लिए पूछ रहे हैं ए और सी करेक्ट है, बी और डी, ए और बी या फिर सी और डी। तो चलिए देखते हैं कि जब भी कोई एसिड को पानी में मिलाते हैं तो होता क्या है। एसिड को वाटर में मिलाने पर एसिड अपना एच पॉजिटिव रिलीज कर देता है जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके बना देता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन। और एसिड में जब हम लोग एसिड को पानी में मिलाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये डाइल्यूशन भी सही है, इसको डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है H3O पॉजिटिव आयंस की वो भी होगी। तो एक ऑप्शन है हमारे पास विच इज ऑप्शन नंबर ए जो कि बोल रहा है ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। if a few drops of concentrated acid, ये 5 नहीं है इसमें, if a few drops of a concentrated acid accidentally spills over the hand of a student what should be done। तो उससे पूछा गया है कि किसी स्टूडेंट के हाथ पे गलती से कुछ एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स गिर गई हैं तो उसको क्या करना चाहिए, और वो भी एसिड कैसा था? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। देखिए अगर कंसेंट्रेटेड एसिड है और वो हाथों पे गिर गया है तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन। तो उसके बाद ऑप्शन बी पे हम लोग देख सकते हैं
कि वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद लिखा है उसके बाद है कि आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाई। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी आपके हाथ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस गिर जाए जो कि अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, सबसे पहले तो आपको अपने हाथ धोने हैं। और उसके बाद लिखा है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक पेस्ट लगाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग लगा सकते हैं। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग सोडा ही हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको हम लोगों ने हाथ धोने के साथ-साथ इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लगा दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये आपके हाथों को और भी ज़्यादा जला देगा पहले से। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन कभी भी नहीं लगाएँगे हाथों पे। और न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ MgOH होल ट्वाइस। अगर H2SO4 की बात करें तो ये H2SO4 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं जिसको। उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेसिक नेचर का है, और दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर 10-10 ml मिलाया है, मींस दोनों की कंसंट्रेशन अभी सेम है। तो द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल गिव द फॉलोइंग कलर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता था, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर आप जो भी सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, ये उसके जो कलर यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का बनेगा, उसके कलर के बेसिस पे हम बता सकते हैं इसका पीएच क्या है। अगर एक एसिड और बेस की रिएक्शन करी जाए तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां से बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया होगा, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो पीएच है वो हमारे पास नियरली 7 होता है, जो कि ग्रीन कलर बना करके देंगे आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विच इज ग्रीन। जो ये सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन इनामल, इट्स नेचर इज। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कैल्शियम फॉस्फेट के लिए पूछ रहे हैं कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये कैसे नेचर का होता है। ये जो हमारे टूथ इनामल है, टूथ इनामल्स कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर का है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे पास CaPO4 होल थ्राइस। ठीक है, CaPO4 होल थ्राइस, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट्स, वर्कशीट्स और पीवाईक्यूज एक्सेस कर सकते हैं। इवन ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर की अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहे। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Several factories were pouring their waste in River A and River B. Water samples were collected from those two rivers. It was observed that sample collected from River A was acidic and while that of River B was basic. तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दो फैक्ट्रीज हैं, कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कि अपना वेस्ट दो रिवर्स में जाकर के डिस्पोज कर देती हैं। एक है रिवर ए और दूसरी हमारे पास यहाँ पर रिवर बी। अब जो वाटर सैंपल वहां से कलेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि जो रिवर ए थी, रिवर ए में से जितना भी वेस्ट निकला वो एसिडिक नेचर का है, और रिवर बी से जो वेस्ट निकला वो बेसिक नेचर का है। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं ए और बी के आसपास, इनके बारे में पूछा गया है कि फैक्ट्रीज कैसी हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फैक्ट्रीज नियर ए एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर बी। देखिए जो सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज हैं, अगर वो ए के नियर बाय होंगी, जो कि रिवर ए है, जो भी सोप और डिटर्जेंट बेस्ड फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर ये सोप और डिटर्जेंट बनता है, इनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। और जो ये अल्कोहल डिस्टिलरी है, यहाँ से निकलने वाले जो वेस्ट है वो आपके पास एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जो रिवर ए थी, रिवर ए जबकि एसिडिक है और रिवर बी बेसिक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो दे रखा है वो ऑप्शन ए तो सही नहीं है। उसके बाद बोल रहा है सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्री है वहां से निकलने वाला जो वेस्ट है वो बेसिक होता है, और जितने भी अल्कोहलिक डिस्टिलरीज हैं इनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो हमारे पास एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, a visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be। तो देखिए पहली बात तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ये जो बच्चा है वो विजुअली चैलेंज्ड है। विजुअली चैलेंज्ड होने का मतलब है कि ये ठीक से देख नहीं पाता है। तो इसको अगर किसी एसिड और बेस में यहाँ पर डिफरेंस बताना है तो वो कौन से इंडिकेटर का यूज करके उस एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकता है। सबसे पहली चीज तो ये किसी भी
डाई बेस्ड इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकता है, जैसे वो लिटमस पेपर होता है, लिटमस सोल्यूशन या फिनोल्फथलीन, क्योंकि ये कलर चेंज पर काम करते हैं। अगर ये विजुअली चैलेंज है तो ये कलर चेंजिंग तो जो ये कलर चेंजेस है इसको तो देख ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, क्लोवाइल। क्लोवाइल आपके पास कैसे इंडिकेटर होता था? क्लोवाइल होता था हमारे पास ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते थे जो कि स्मेल के बेसिस पे काम करते थे। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो कि स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास ये विजुअल इंडिकेटर्स, जिसमें आ जाते हैं फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस, ब्लू लिटमस एंड अदर बाकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन बिलो इज अ रिएक्शन शोइंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए यहाँ पर एक क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन हमें दे रखी है पहले से ही। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो उसके बारे में नीचे ए, बी और सी के बारे में कुछ पूछा गया है। अच्छा, ए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बी यहाँ पर क्लोरीन गैस है, सी हाइड्रोजन गैस है। तो पूछ रहे हैं कि जो ए और बी प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्पेक्टिवली, ये कहाँ कहाँ होंगे? ए के लिए लिखा है ये एनोड पर मिलेगा, बी कैथोड पर और सी नियर द एनोड। देखिए जब हमने क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को डिस्कस किया था इससे लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता था? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में हम लोगों के पास जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बना करती थी और क्लोरीन गैस यहाँ पर एनोड पर रिलीज होती थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी के लिए कैथोड कहाँ पर है। तो ये रहा आपके पास सी जो कि कैथोड पर है, बी यहाँ पर एनोड पर है। उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन ऐसा मैच ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती थी, क्लोरीन गैस एनोड पर, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपको नियर द कैथोड ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रहे हैं कि बेकिंग सोडा किस चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, फिर है सोडियम कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, और फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही रहेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का ही मिक्सचर होता है ये जो बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका फॉर्मूला था NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है, NaHCO3 जब कंबाइन कर जाता था टार्ट्रिक एसिड के साथ तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता था। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लेग लाइम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है अगर हम इसको किचन में यूज करते हैं तो किचन के अलावा इसे और किन किन चीजों की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लेग लाइम। तो देखिए वॉशिंग सोडा जो था, वॉशिंग सोडा भी NaCl की मदद से बनाया जा सकता था और बेकिंग सोडा भी यहाँ पर NaCl की हेल्प से बनाया जा सकता था। ब्लीचिंग पाउडर एंड स्लेग लाइम की प्रिपरेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है, उसमें NaCl यूज नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपको बता रहा है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये जो पहले और तीसरे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा थे, इन दोनों को प्रिपेयर किया जा सकता है NaCl की हेल्प से। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये जो हमारा लास्ट MCQ है, एक NCERT एग्जाम्पलर भी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए बोला जा रहा है कि जब हमने इसे एसिटिक एसिड में ऐड किया तो यहाँ से गैस रिलीज हुई। तो इनमें से कौन सी चीजें इस स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल सही है कि वो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कैसी है, उसकी स्टेटमेंट से आपको पहचानना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अगर ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से जो गैस इवॉल्व होती है उसका नाम होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो CO2 गैस थी, ये CO2 गैस क्या कर सकती है, ये लाइम वाटर को मिलके कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लाइम वाटर को मिलके किया जा सकता है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड को देखें, यहाँ पे लिखा है इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी बिल्कुल सही है। CO2 कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, आग को हमेशा बुझाने के लिए मदद करेगी, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता इसकी हेल्प से। थर्ड ऑप्शन है इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछा जा रहा है क्या CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ये CO2 हमारे पास डिसॉल्व हो जाती है। जब भी हम लोग इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना देते हैं। उसके बाद दे रखा है इट हैज अ पंजेंट ओडोर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका जो ओडोर है मींस इसकी जो स्मेल है वो पंजेंट नेचर की नहीं होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको बता रहा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो इस गैस के बारे में दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 MCQ था, इसमें एक खास चीज ध्यान देने वाली थी
तो वो उस समय अगर मेरे से मिस हो गई थी, मैं अभी बता देता हूँ। देखिए इसमें जो आपके पास थर्ड ऑप्शन था जिसमें लिखा है इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग इस चीज पे ध्यान देना तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगी या नहीं। CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जरूर डिसॉल्व हो जाएगी। जब भी CO2 डिसॉल्व होती है जाकर के NaOH में, और NaOH का वो रहेगा एक्वस सोल्यूशन, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम कार्बोनेट की, और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिखा था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट भी हमारे पास सही रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डिसॉल्व नहीं होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिसॉल्व होती है। तो दोनों बातों में आप फर्क समझिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट पे मूव कर जाते हैं। अगला सेक्शन है हम लोगों का असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का। सो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग के जो भी हमारे पास ऑप्शन A, B, C और D लगे हुए हैं, ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि वो A, B, C, D जो ऑप्शन है वो किस बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो रहता है वो बताएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो बताता है असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का हमारी। ऑप्शन नंबर सी होता है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो होता है असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो सबसे पहला असर्शन देख लेते हैं। गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस बबल्स देखने को मिल रहे हैं जब भी सोडियम कार्बोनेट को हम किसी डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं। देखिए अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करी जाए तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, और Na2CO3 की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। तो जब भी मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल सॉल्ट बनाते हैं, और उसी मेटल सॉल्ट के साथ रिलीज होती है CO2 और वाटर। तो इसमें फॉर्मेशन होगी NaCl की, प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और H2O। तो ये जो बबल बनाए हैं, बबल बना करके कौन सी गैस बाहर निकलती है, यहां से बाहर निकलती है CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर रीजन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन अभी हम लोगों ने देख ली और उसके पीछे जो रीजन दिया गया बिल्कुल सप्लाई किया गया, बिल्कुल सही है। तो इस बार असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारी असर्शन को। नेक्स्ट असर्शन पे चलते हैं। वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। असर्शन है कि वीक एसिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स जाकर के पार्शली आयनाइज होते हैं, और अगर ये पार्शली आयनाइज होंगे तो इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसी कंडक्टिविटी ऑफर करते हैं, ये लो कंडक्टिविटी ऑफर करते हैं, पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन दिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इन दोनों ने बराबर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बनाई होती है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो इनको स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग कहते कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे और लार्जर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते थे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स क्या करते हैं, ये लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं। तो एजर्शन इस बार सही है बट रीजन गलत है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वहां से वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि एजर्शन तो सही सप्लाई की गई है बट रीजन यहाँ पर कंप्लीटली गलत है। उसके बाद वाली एजर्शन देखते हैं। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। तो एक फ्रेश मिल्क है, मतलब यहाँ पर दूध से जो दही बनाई जा रही है उसके लिए बोला गया है अगर हम उसमें बेकिंग सोडा मिला दें, बेकिंग सोडा मीन सोडियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा दूध को आगे दही में कन्वर्ट करने में। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, असर्शन सही है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर कर्ड से मिल्क बनाना चाहते हैं तो आपको जो मिल्क है उस मिल्क में हम लोगों के पास जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, और बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने की वजह से उसमें जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से उस दूध में वो खट्टा सा टेस्ट आता है, जिसकी वजह से वो आगे दही में कन्वर्ट होता है। तो एसिडिक नेचर जो था उसका एसिडिक नेचर यहाँ पर दबा दिया जाएगा। कैसे? अगर हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। ये आपके पास एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है। और वहीं अगर आपको दूध से दही बनानी है तो आपको वहां पर एसिडिक ग्रोथ चाहिए, आपको चाहिए कि बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो, लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो। फिर रीजन में दिया गया है बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा? बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू 6 से नीचे ले आएगा। देखिए पहली बात तो बेकिंग सोडा बेस है, तो बेसिस के जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होते हैं, तो ये 6 से नीचे नहीं लाएगा, ये 7 से ज्यादा कर देगा। तो यहाँ पर रीजन तो बिल्कुल गलत है और असर्शन सही था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट असर्शन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड
क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। फिर रीजन, अगर चलिए पहले रीजन से पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। असर्शन में बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड का अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एनोड पर प्रोड्यूस होती है और क्लोरीन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होती है। असर्शन यहाँ पर गलत हो गई है। असर्शन गलत क्यों हो गई है? देखिए इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है तो उसके लिए जो हाइड्रोजन आयन है ये H पॉजिटिव आयन होता है। जब H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आगे कन्वर्ट होगा H में, वैसे ही दूसरा H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा और कन्वर्ट होगा H में, और ये H और H मिलकर के H2 बनाएंगे। तो जब ये H प्लस H मिलकर के H2 बनाते थे या ट्वाइस H H2 बनाता था, तो H पॉजिटिव मतलब ये हमारे पास कैटायन है। तो कैटायन को आप लोगों को याद रखना है, कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और कैथोड होती थी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और उसके बाद जो एनोड होते हैं, जो एनायंस होते हैं, एनायंस मूव करते थे एनोड की तरफ, और एनोड होती है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे तो ये बोला गया है कि जो हाइड्रोजन है वो एनोड की तरफ जा रहा है, तभी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एनोड पर बन रही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई है, क्योंकि कैटायंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और एनायन, एनायंस मतलब जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव को जाना चाहिए इसकी तरफ जो हमारे पास एनोड है। तो यहाँ पर एजर्शन गलत है, उसके पीछे रीजन दिया गया है आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो ये बात सही बोली गई है कि जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं। कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ भागेंगे और एनायन जो है एनोड की तरफ भागेंगे। तो इस बार असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बता रहा है रीजन तो सही दिया गया है बट असर्शन ही गलत थी। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोगों के जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने कुछ एमसीक्यूज देखे, कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखे। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहला वेरी शॉर्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास कुछ 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस है, मिल्क है और लेमन जूस है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले रखा जाएगा और जिसकी सबसे हाई है उसको सबसे आखिरी में रखना है। देखिए लेमन जूस और मिल्क की बात करें और गैस्ट्रिक जूस मतलब जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ये होता है HCl। फिर मिल्क और लेमन जूस की बात कर लेते हैं। अब जो मिल्क और लेमन जूस है इन दोनों को हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा खट्टा कौन टेस्ट करता है? ज्यादा खट्टा हमारे पास यहाँ पर जो टेस्ट करता है वो लेमन टेस्ट करता है। तो इसका मतलब लेमन जो है उसमें प्रेजेंट है सिट्रिक एसिड, ज्यादातर अमाउंट में यहाँ पर सिट्रिक एसिड रहता है। और जो मिल्क है, मिल्क में यहाँ पर लैक्टिक एसिड रहता है। तो ये जो मिल्क है और जो लेमन है, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ से गैस्ट्रिक जूस को बिल्कुल साइड कर देंगे, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस में प्योर HCl प्रेजेंट है, उसका पीएच बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो वो हाईली एसिडिक है, तो वो तो सबसे आखिरी में आएगा। अब मिल्क और लेमन में से पहले किसको लिखेंगे? पहले लिखेंगे मिल्क को, क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड, वो इतना खट्टा नहीं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जो एसिड्स हैं वो हमारे पास सार टेस्ट के होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा खट्टा टेस्ट करता है लेमन, और इसका पीएच हमारे पास अराउंड 3 या 3.4 तक लाई करता है। तो सबसे लीस्ट एसिडिक यहाँ पर मिल्क है, सबसे हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है। तो मिल्क, लेमन जूस एंड गैस्ट्रिक एसिड हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इनकी इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई 1m। अब ये जो m लिखा है यहाँ पर, m का मतलब है मोलर, मींस मोलरिटी, जो कि कंसंट्रेशन को बताता है। सो वाई 1 मोलर HCl हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देन 1 मोलर CH3COH। तो ये एसिडिक एसिड है और उससे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपको दे रखा है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों की मोलरिटी यहाँ पर 1 मोलर ले रखी है, मींस कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि 1 मोलर HCl के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। क्योंकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं अपने H पॉजिटिव आयंस में। तो ये जब भी इसका सोल्यूशन बनाया जाएगा तो ये अपने सारे H पॉजिटिव आयंस को लूज नहीं करता है, ये पार्शियली ही आयनाइज हो पाता है, जबकि HCl अपने अंदर प्रेजेंट सभी H पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर लूज कर देता है और कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कौन बना करके देगा? HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, एक मिनरल एसिड है, तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है अपने एक्वा सोल्यूशन में। और CH3COH एक वीक एसिड है, वो पार्शियली आयनाइज होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल। देखिए जब भी नाइट्रिक एसिड को एगशेल पे ऐड किया जाएगा तो पहले आपको समझना पड़ेगा एगशेल है क्या। एगशेल मिलकर के किससे बना हुआ है? एगशेल बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट पे जब हम लोग HNO3 के एडिशन करेंगे तो रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं, ये कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा और उसके साथ साथ यहाँ पर CO2 और वाटर रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन किस कैटेगरी की रिएक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड ये मिलकर के बनाते हैं मेटल सॉल्ट,
और उसके साथ साथ CO2 रिलीज होती है जो कि आप देख सकते हैं, और एक और गैस यहाँ पर रिलीज होती है, और एक और चीज की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है वाटर। सो मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस वाटर यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Why is एसिडिक एसिड कॉल्ड अ वीक एसिड दो देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल? एसिडिक एसिड को एक वीक एसिड क्यों माना जा रहा है जबकि इसके मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है? देखिए पहले CH3COH की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपके पास जो CH3COOH है, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसी हैं जो कि कार्बन के साथ लगी हुई है। तो जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगी हुई होती है ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। मींस जब इसको वाटर में डाला जाएगा एसिटिक एसिड को, तो ये अपनी इस वाली हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा जो कार्बन के साथ लगी है। यहां से वही हाइड्रोजन आयनाइजेबल होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ लगी है, और ऐसी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल है वाटर में डालने पर, और कार्बन के साथ लगी हुई वो 3 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं की जा सकती है। तो देखने में तो इसकी बेसिसिटी 4 लग रही है। अच्छा, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी का मतलब कितने हाइड्रोजन आयंस कोई भी एसिड रिलीज कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो जरूरी नहीं कि जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हो सारे रिलीज हो जाए। जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है एसिटिक एसिड में वो रिप्लेसेबल होगा, उसके बाद वाले यहाँ पर रिप्लेसेबल नहीं है जो कि कार्बन के साथ लगे हैं। इसलिए देखने में इसकी जो बेसिसिटी है 4 नजर आएगी, बट एक्चुअल आंसर यहाँ पर 1 है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी थी सिर्फ ये इसी को लूज करेगा। अगला क्वेश्चन है, A knife which is used to cut a fruit was immediately dipped into water containing drops of blue litmus solution. The color of the solution changes to red. What is the nature of the fruit? तो देखिए कोई आपने किसी फ्रूट को कट किया है किसी नाइफ से, और इस नाइफ को हम लोगों ने इमीडिएटली जाकर के वाटर में डिप किया, और इस वाटर में क्या कर दिया, कुछ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स मिलाई। तो देखा गया कि वो जो सॉल्यूशन था वो तुरंत उसने अपना कलर चेंज कर लिया रेड। तो ये ब्लू टू रेड हो गया है लिटमस सॉल्यूशन, और अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू टू रेड हो जाता है तो वो बताता है एसिडिक प्रेजेंस को। इसका मतलब वो जो फ्रूट आपने कट किया था वो फ्रूट कैसे नेचर का था, वो एसिडिक नेचर का था, तभी उसने इस लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू टू रेड चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है एक। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर? तो कुछ सब्सटेंस हमें दे रखे हैं जिसके बारे में पूछा गया है, लिटमस पेपर पर कैसा कलर शो करेंगे। देखिए सबसे पहले ड्राई HCl गैस, फिर मॉइस्चर, अमोनिया, लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कर्ड, सोप सॉल्यूशन। सो सबसे पहले जो ड्राई HCl गैस है, अगर हम लोग ड्राई HCl गैस की बात करें तो ड्राई HCl गैस को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ले जाकर के रेड लिटमस पे। तो जो ड्राई HCl गैस है ये रेड लिटमस पे तो कोई भी चेंज यहाँ पर शो नहीं करेगी, और ब्लू लिटमस पे भी कोई चेंज शो नहीं करेगी, ये ब्लू ही रहने देगी। अब ऐसा क्यों हुआ? ये HCl का मतलब तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और ये तो ब्लू टू रेड कर देगा। देखिए वो HCl जो है वो HCl का आपके पास सॉल्यूशन होता है। HCl का सॉल्यूशन मतलब है वो ड्राई HCl गैस नहीं है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। लेकिन ये ड्राई HCl गैस है। ड्राई HCl गैस अपने H पॉजिटिव आयंस लूज नहीं करेगी। तो ये जो कलर चेंज होता है यहाँ पर, कलर चेंज तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब वहां से H पॉजिटिव लूज हो रहे हो, तभी लिटमस पे आप लोगों को अलग अलग कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एसिड कभी भी H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा अगर वो आपके पास ये ड्राई HCl गैस है। तो ड्राई HCl गैस पहली बात कभी भी अपना H पॉजिटिव लूज नहीं करेगी। ये प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि ड्राई HCl गैस है। तो जब इसको ब्लू सोल्यूशन पर डाला जाएगा ब्लू लिटमस पे, तो ये ब्लू टू रेड इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज ये अपना H पॉजिटिव नहीं लूज करेगी, क्योंकि कंप्लीटली कोवेलेंट नेचर की होती है। उसके बाद था जो हमारे पास मॉइस्चर अमोनिया गैस थी। देखिए इसने रेड को ब्लू कर दिया, और रेड को ब्लू क्यों किया है? क्योंकि ये होती है हमारे पास बेसिक नेचर की। अमोनिया गैस बेसिक नेचर की होती है क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन मेटल का हाइड्राइड है, और नॉन मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं ये बेसिक नेचर के रहते हैं। और इसने ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने दिया। ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिस है वो ब्लू को ब्लू ही रखेंगे। ब्लू टू रेड कौन करते हैं? ब्लू टू रेड चेंज करते हैं एसिड्स। लेमन जूस, लेमन जूस आपके पास एसिडिक नेचर का होता है। अगर ये एसिडिक है, एक एसिड है लेमन जूस, तो इसको रेड लिटमस के साथ तो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा? ब्लू लिटमस को ये चेंज कर देगा आगे रेड में। फिर जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड। तो जो ये कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि अब ये एसिड है तो एसिड क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को चेंज कर देंगे रेड में। तो कार्बोनेटिक जो ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये ब्लू टू रेड चेंज करने वाले हैं लिटमस को, बाकी रेड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ड, देखिए कर्ड की बात कर लेते हैं। दही, अब ये जो दही होती है हमारे पास, इसमें जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत हाई हो जाती है वहां से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो मिल्क आगे कन्वर्ट होने लगता है कर्ड में। तो इसके अंदर जो प्रेजेंस है लैक्टिक एसिड की वो बता रही है कि ये आपके पास एसिडिक नेचर की है, और उसके साथ साथ ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगी? रेड में चेंज कर देगी।
और रेड पे तो कोई भी चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो रेड टू ब्लू करते हैं और जो एसिड्स हैं वो ब्लू टू रेड। सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, तो देयरफॉर बेसिस जो है, बेसिस का काम क्या है, रेड लिटमस को ब्लू कर देना, और ब्लू पर कोई भी चेंज ये नहीं दिखाएंगे, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको ऊपर दे रखे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी सारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। व्हाट इज ब्राइन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट। तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है, 2019 में आपसे पूछा गया है पर ब्राइन के बारे में। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर चुके थे अपने एक वन शॉट की वीडियो में। देखिए ब्राइन क्या होता है, ब्राइन का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अभी जो ब्राइन है, ब्राइन से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास कराया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने पे जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसके थ्रू आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है, साथ साथ यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और रिलीज होती है एक और गैस H2 मींस हाइड्रोजन गैस। फिर अगर और भी ज्यादा इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो क्लोरीन गैस है कहाँ रिलीज होती थी, क्लोरीन गैस रिलीज होती थी एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी हमारे पास कैथोड पर। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड, ये है आपके पास फर्स्ट लिखा हुआ ये, ऑफ एन एसिड एंड सेकंड अ बेस इन टू सेपरेट बीकर्स। शी फॉरगॉट टू लेबल द सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। देखिए अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जिसने एक एसिड और एक बेसिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है दो अलग अलग बीकर्स में, और कह रहे हैं कि वो उस पर लेबल लगाना भूल गई। अब उसने लेबल लगाए बिना ही अगर उसको रख दिया है, तो बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या था और बेस क्या था। इसके लिए तो आपको कोई इंडिकेटर लाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, और मोस्ट कॉमनली यूज जो इंडिकेटर लिटमस पेपर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है लैब में। तो कह रहे हैं कि अब ये क्या कर सकती है, और जो दोनों सोल्यूशन थे वो कलरलेस थे, मींस बिल्कुल पानी जैसे दिख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो अगर हमारे पास लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है, तो बाकी इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फिनोफ्थिलीन यूज कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या करता था, मिथाइल ऑरेंज जो कि आपके पास एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है, ऑरेंज कलर पाउडर या उसका ऑरेंज सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपना कलर थोड़ा सा और डार्क कर लेता है, मींस रेडिश साइड चला जाता है, या डार्क पिंक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसमें एसिड मिलाया जाएगा। और अगर आप इसके अंदर बेस मिलाते हैं, तो ये अपना कलर और भी ज्यादा माइल्ड कर लेता है, और ऑरेंज से ये थोड़ा थोड़ा येलो कलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिनोफ्थिलीन की बात कर लेते हैं। फिनोफ्थिलीन में क्या होता है, ये जो फिनोफ्थिलीन है, फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन में एसिड्स का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिनोफ्थिलीन का अपना खुद का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो एसिड्स तो इसको कलरलेस ही रहने देंगे। लेकिन जो बेसिस हैं, बेसिस क्या करते थे, बेसिस फिनोफ्थिलीन को पिंक कलर का सोल्यूशन बना देते थे। तो बेसिस के साथ आप चेक करेंगे तो फिनोफ्थिलीन पिंक कलर की हो जाएगी। फिर आप इसको टर्मरिक के साथ भी चेक कर सकते हैं। टर्मरिक में क्या होता है, अगर हल्दी की बात करें, हल्दी का अपना खुद का जो कलर है वो येलो कलर का होता है, या डार्क ऑरेंज आप कह सकते हैं थोड़ा सा। तो एसिडिक सोल्यूशन में तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता है, ये अपना कलर येलो ही रखती है। लेकिन जो बेसिस है, बेसिस के साथ जो इसका कलर है, ये और भी ज्यादा डार्क होकर के किस तरफ चला जाएगा, रेडिश ब्राउन साइड चला जाएगा। तो अगर लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं था, तो ये कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स है जिनको यूज करके हम आंसर दे सकते थे। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आ रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर 10H2O अटैच्ड इन Na2SO4.NH2, व्हाट इज इट्स फंक्शन। देखिए पहली बात तो ये Na2SO4 क्या है, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट आपके पास एक सॉल्ट है। अब इसके साथ जो ये 10H2O लगे हुए हैं, ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम था कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स को कलर इंपार्ट करना और उसके क्रिस्टल्स को शेप प्रोवाइड करना। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो होता है शेप और दूसरा होता है कलर प्रोवाइड करने का। फिर लिखा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन पूछ रहे हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2 और NH3 का यूज करते थे। जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता था वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो ये बना देता था अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और जो कि 2019 CBSE में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? तो पूछा जा रहा है कि हमेशा हमसे ये क्यों बोला जाता है कि पानी में एसिड को मिलाया जाना चाहिए, और एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाया जाना चाहिए अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है। देखिए ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ से काफी ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। और क्या हो सकता है कि अगर आप एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे, तो उसकी वजह से वो जो स्प्लैशेस हैं वो आपके चेहरे पर आकर के गिर सकते हैं, बाहर गिर सकते हैं, और एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो उससे बचने के लिए एक ज्यादा अमाउंट में पानी लिया जाता है और बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में उसके अंदर एसिड मिलाया जाता है और उसको धीरे धीरे स्टर किया जाता है। तो इस तरीके से डाइल्यूशन होती है किसी भी एसिड की। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर व्हाई। थोड़ी देर पहले अभी बात करी थी, ड्राई HCl जो गैस है ये अपना H पॉजिटिव लूज नहीं कर सकती है। अगर ये H पॉजिटिव लूज नहीं करेगी लिटमस के ऊपर तो लिटमस का भी कलर चेंज नहीं होगा। जितने भी लिटमस हैं वो इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। अगर ब्लू टू रेड वो हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन जो एसिड से चल करके आ रहा है उसके आयन की जो कलर, उसके जो आयंस की जो प्रेजेंस है वो उसका कलर चेंज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्राई HCl गैस प्योर कोवलेंट नेचर की है, वो अपना H पॉजिटिव लूज नहीं करेगी और इसी वजह से जो इसका कलर था वो भी चेंज नहीं होगा किसी भी लिटमस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 17, स्वीट टूथ डिके में लीड टू स्वीट टूथ may lead to tooth decay, explain why, what is the role of toothpaste in preventing cavities। देखिए अब जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट आपको बता रही है स्वीट टूथ में लीड टू टीथ डुके, ये आपके पास टूथ डीके। अब जो यहाँ पर ये स्वीट टूथ लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कभी भी जरूरत से ज्यादा जो शुगरी फूड्स हैं अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो ये शुगर जाकर के आपके दांतों पे चिपक जाएगी। मतलब कुछ कोई भी ऐसे दांत जिन पे मीठा ज्यादा लगा हुआ है, जहाँ पर मीठे चीज की ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, उसकी वजह से जो आपके दांत है उसके गलने का खतरा है, टूथ डिके का यहाँ पर खतरा है। तो आपसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो भी शुगरी फूड्स होते हैं, अगर ये शुगरी फूड जाकर के आपके दांतों पे चिपकेंगे तो हमारा जो इनामल है वो बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर मल्टीपल एसिड्स रिलीज करते हैं और उन एसिडिक प्रेजेंस की वजह से धीरे धीरे वो जो टूथ इनामल है वो डीके होने लग जाती है, क्योंकि टूथ इनामल कैल्शियम फॉस्फेट की है जो कि एक बेसिक सॉल्ट रहता है। तो जब वो टूथ इनामल डीके हो रही है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस से बेसिक ही बनाए रखने के लिए टूथपेस्ट की एडिशन कर देते हैं। और ये टूथपेस्ट की एडिशन क्या कर रही है, अब जो भी बैक्टीरिया वहां पर एसिड रिलीज कर रहे थे उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए वहां से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेसिव एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। तो इसलिए हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि हम लोगों को दिन में एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पे। During electrolysis of brine, a gas G is liberated at anode. When this gas G is passed through a slag line, a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water. Write formula of G and C. State the chemical equation involved. What is common name of compound C? Give its chemical name. तो देखिए मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर और काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है क्वेश्चन। आपको इसको एक एक स्टेटमेंट में ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़े तो लिखा है कि जो ब्राइन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और एक गैस लिबरेट हुई एनोड पर। ब्राइन क्या था, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 2 तरीके से यहाँ पर गैसेस इवॉल्व होती थी, एक थी हाइड्रोजन गैस और एक थी क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस जाती थी कैथोड पर और क्लोरीन गैस जाती थी एनोड पर। तो ये जो गैस जी है इसका मतलब ये कौन सी गैस है, ये आपके पास क्लोरीन गैस है। अभी जो क्लोरीन गैस है इसके लिए लिखा है जब इस क्लोरीन गैस को हम पास करा रहे हैं स्लेग लाइन से तो एक कंपाउंड सी फॉर्म हो रहा है। अभी जो कंपाउंड सी फॉर्म हुआ ये कब हुआ, जब इसे स्लेग लाइन से पास कराया गया। स्लेग लाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन CaOH होल ट्वाइस। और CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बनाता था, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसी को हम किसके लिए यूज करते थे, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आपसे पूछा गया है जी और सी क्या है, तो जी तो क्लोरीन गैस है और सी क्या है, वो जो कंपाउंड है सी, कंपाउंड नंबर सी का नाम हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर आपको नीचे इसकी रिएक्शन दी गई है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 जिसने बना दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही था आपके पास कंपाउंड नंबर सी। और जो जी है वो है ये Cl2 गैस। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन। तो HCl को यूज किया गया है, डाइल्यूटेड HCl को यूज किया गया है और किस किन चीजों पे, मैग्नीशियम रिबन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्रश्ड एग शेल्स। मैग्नीशियम रिबन पे जब यूज करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन पे ये क्या इफेक्ट दिखाएगा देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा तो मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके MgCl2 बना देंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन एक दूसरे को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देंगे, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो HCl प्लस NaOH बनाते हैं NaCl प्लस वाटर, ये रही रिएक्शन। और एग शेल्स
इसके साथ जब रिएक्शन होगी, अब एग शेल्स के बारे में लिखा नहीं है, एग शेल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये है मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है HCl जो कि एक एसिड है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। मींस आपको क्या करना है, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड बना देना है, CO2 की इवॉल्व हो जाएगा और वाटर की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, अ केमिकल कंपाउंड X इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। तो देखिए ब्राइन से प्रिपरेशन हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि जो ब्राइन है, ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो कंपाउंड X है, पहली बात तो ये ब्राइन से प्रिपेयर हुआ, मीन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी। दूसरा है राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ। जो भी ये कंपाउंड था इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। फिर पूछा गया राइट द इक्वेशन इन्वॉल्वड इन इस प्रिपरेशन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। देखिए अगर हम सोपर ग्लास इंडस्ट्री की बात करें तो सोपर ग्लास इंडस्ट्री में जो यूसेज होती है वहां पर यूज होती है वॉशिंग सोडा की। अब वॉशिंग सोडा क्या था, वॉशिंग सोडा था हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और वो भी कैसा, वो भी था आपके पास डेकाहाइड्रेटेड। तो ये जो कंपाउंड X है, कंपाउंड X हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसकी प्रिपरेशन कैसी है, 3 स्टेप की प्रिपरेशन होती थी, ये लिखी हुई है इसकी 3 स्टेप की प्रिपरेशन, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं अपने लेक्चर में। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। देखिए जब इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये क्या करता है, तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं इनका काम होता है वाटर में जो हार्डनेस है, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस है उसको बढ़ाने का। तो जब ये जाकर के उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव करता है, उन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा ने एक साथ रिएक्शन करी तो ये सोडियम सल्फेट यहां से बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखाया। तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो वाटर की जो हार्डनेस थी वो यहां से रिमूव कर दी गई। कैसे रिमूव कर दी गई, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा के। सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा, इसने प्रेसिपिटेट आउट करा दी सारी की सारी हार्डनेस। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। देखिए आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक बेकिंग सोडा है और एक है बेकिंग पाउडर, दूसरा है वॉशिंग सोडा। दोनों को सिर्फ हीट करना है और हीट करके आपको बताना है कि कौन सा आपके पास वॉशिंग सोडा है, कौन सा बेकिंग पाउडर है। देखिए अगर हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर जो है आपके पास, बेकिंग पाउडर होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब वो टार्ट्रिक एसिड से आने वाले हाइड्रोजन आयंस कंबाइन करते थे तो बेकिंग पाउडर बनता था। तो जब भी आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 की फॉर्मेशन होगी। अब जो CO2 की फॉर्मेशन है, CO2 की फॉर्मेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं। लाइम वाटर टेस्ट होता है, बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देगा, उसके साथ गैस बबल्स यहाँ पर बनते हैं या ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है। दूसरा है कि जो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 है जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जब भी हीट किया जाएगा ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर गैस बबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। पहले रिएक्शन में गैस बबल्स देखने को मिलेंगे, तो उससे आप बता सकते हैं क्लियरली कि कौन सा यहाँ पर बेकिंग पाउडर था और क्या चीज हमारे पास यहाँ पर वॉशिंग सोडा थी। सिर्फ और सिर्फ कैसे, CO2 को चेक करके। CO2 गैस बबल्स बना करके बाहर निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो नहीं, हमने यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे अब तक सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पे। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़े से क्वेश्चन भी बड़े होंगे, इनको आंसर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि ये 5 मार्क्स के लायक बने। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखेंगे ईच एंड एवरी डिटेल को, तभी आपको वहां पर पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। तो मेक श्योर जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको एटलीस्ट वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि रिक्वायर्ड जो मार्क्स थे वो आपको मिले। नहीं तो आप करके वहां पर हो सकता है आपको लगता है कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन करके आए लेकिन टीचर ने तो आपको 2 या 3 ही नंबर दिए, इस वजह से आपने कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दिए होंगे चीजों के। तो देखिए आप देखिएगा यहाँ से आंसर हम लोगों को कैसे लिखना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज 1, 7, 10, 13 टू द सॉल्यूशंस गिवन बिलो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूसेस, ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके नीचे लिखा है अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। एक्सप्लेन विद अ बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखिए कुछ यहाँ पर पीएच की वैल्यूज दे रखी है 1, 7, 10, 13, इनको इन सभी सोल्यूशन से मैच करना है।
अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें जिसमें HCl प्रेजेंट होता है, इसका पीएच सबसे कम होता है विच इज पीएच 1। जितना कम पीएच उतना हाईली एसिडिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बेसिस है इनके पीएच 14 तक जा सकते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो। 7 से अबव पीएच होते हैं बेस के, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस है उसका उतना हाई पीएच होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आंसर हो जाएगा 13। फिर जो आंसर 10 है, आंसर 10 किसके लिए रहेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए। और ब्राइन तो आपको पता है, ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है, इसीलिए तो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में। तो इसका जो पीएच है वो हो जाएगा 7। उसके बाद एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का जिसमें लिखा है कि हमारे पास अमित और रीटा है, इन्होंने केक को बनाने के लिए डिसाइड किया कि उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाएंगे। तो उसके लिए जो बेकिंग सोडा है उसका रोल पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रोल क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा उस केक को फ्लफी बना देता है। अब वो जो फ्लफी बन रहा है बेकिंग सोडा की एडिशन से केक, वो क्यों बनता है? क्योंकि जो ये बेकिंग सोडा है, जब ये बेकिंग सोडा आगे जाकर के रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब यहाँ पर हीट किया जाएगा, बेक किया जाएगा जब केक को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आप कह सकते हैं, ऐसे बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो बेकिंग सोडा है, लेकिन बेकिंग सोडा है जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कब हमारे पास बेकिंग पाउडर बन जाएगा? जब इसमें टार्ट्रिक एसिड जो था, टार्ट्रिक एसिड से आने वाले जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ये आते हैं फ्रॉम टार्टेरिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड से आने वाले H पॉजिटिव आयंस जब इसके साथ कंबाइन करते हैं तब ये बनता है बेकिंग पाउडर। लेकिन वहां से CO2 की भी फिर फॉर्मेशन होती है, CO2 भी इवॉल्व होती है और वाटर भी वहां से निकलता है। अभी जो CO2 की रिमूवल हो रही है ना, जब CO2 रिमूव होती है तो ये क्या कर देगी, ये उस केक को थोड़ा सा फ्लफी बना देगी, क्योंकि हमारे डो में से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो वो छोटे छोटे वहां पर पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे होल्स बना करके बाहर निकलेगी और उससे वो थोड़ा सा फूल जाता है और फ्लफी बन जाता है या फिर स्पंजी बन जाता है। तो CO2 का काम है केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने का। फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये उसका डिकम्पोजिशन दिखाया गया है। ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है। फिर उसके बाद इसी में और करके क्वेश्चन पूछा गया है, 4 सैंपल्स ABCD चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर और सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। Their pH was recorded as 7 to 10.5 and 6 respectively. Which of the samples has the highest amount of hydrogen ion concentration? Arrange the 4 samples in the decreasing order of their pH. तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन किसमें देखने को मिलेगा? जहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई है उसका पीएच कम होता है, क्योंकि पीएच जो है आपके पास, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस के। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन उतना कम पीएच। तो सबसे कम पीएच यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस है इसकी कंसेंट्रेशन बहुत हाई है। और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हाई क्यों है? क्योंकि एसिड अच्छा है तभी तो पीएच लो है। जहां एसिड अच्छा होगा वहां H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन हाई होगी और लो पीएच शो करेंगे। तो इसको हमें लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनके पीएच के अकॉर्डिंग। तो देखिए उससे पहले तो ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन आयन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन क्या है, तो वो आपको किस में देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी बी में। तो बी तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वाले पार्ट का। ठीक है, लो पीएच है तो हाई H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने लिखा हुआ है सबसे ज्यादा पीएच 10.5 है, मीन सी होना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास ए, फिर ए के बाद बारी आ जाएगी डी की, और सबसे आखिरी में आ जाएगा यहाँ पर बी। तो CADB रहेगा यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, राहुल फाउंड दैट POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच ही स्टोर्ड इन अ कंटेनर has become very hard and lost its binding nature. What is the reason for this reaction taking place? Also write a chemical reaction to represent the reaction taking place. तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर राहुल ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर किया था तो इसने अपनी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको लूज कर दिया था और बहुत हार्ड हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जो कि होता था ये कैल्शियम सल्फेट, जब भी कैल्शियम सल्फेट को आप यहाँ पर वाटर प्रोवाइड करा देंगे, वाटर प्रोवाइड कराने का मतलब है अगर इसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बना देगा, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम की फॉर्मेशन हो गई। कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट तो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मिल जाए वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये बन जाते हैं जिप्सम। और जिप्सम कैसा होता है? एक हार्ड मास होता है, हार्ड मास में सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद पूछा है, गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स। तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको यूज बताना है, लेकिन इसमें लिखा है कि आप इसको फ्रैक्चर वाला यूज नहीं लिखेंगे और इसमें ई वाला यूज नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज करते हैं। तो फिर क्या है, देखिए जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए भी पीओपी ही यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ जो स्टेचूज हैं और टॉयज और जो डॉल्स हैं, उन सब में भी पीओपी की काफी ज्यादा यूजेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, राइट द हेल्प ऑफ with the help of suitable examples explain the term neutralization and the formation of acidic, basic and neutral salt। देखिए एसिड और बेस की सबसे पहले तो लिखे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस बताइए। अब एसिड क्या है, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव लूज करते हैं, बेसिस अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव लूज करते हैं। एसिड का सोल्यूशन जो है, एसिडिक सोल्यूशन या एसिड्स आपके पास सार टेस्ट करेंगे, बेसिस आपको बिटर टेस्ट करेंगे, कड़वा टेस्ट करते हैं। एसिड जो होते हैं, एसिड्स लिटमस को ब्लू टू रेड चेंज कर देते हैं और बेसिस क्या करते हैं, ये लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में यहां से पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन पूछी है। देखिए एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते थे, एसिडिक सॉल्ट बनते थे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्शन करता था। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन दिखा दीजिए। वो रिएक्शन क्या हो सकती है, NH4OH प्लस HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, ये आपके पास एक वीक बेस है, और HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्ट। ये जो अमोनियम क्लोराइड हमें मिला है, ये एसिडिक नेचर का है। बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की यहां पर रिएक्शन करा के देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इस बार वीक एसिड कौन है, इस बार वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, जिसने बनाया सोडियम कार्बोनेट। और ये कैसे नेचर का होता है, ये होता है हमारे पास बेसिक नेचर का। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HNO3 यूज किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसने जो सॉल्ट बनाया है वो भी कैसा रहेगा, वो सॉल्ट हमारे पास रहेगा न्यूट्रल नेचर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गिव सुटेबल रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट। तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं। देखिए रेन वाटर क्या है, रेन वाटर आपके पास जो वाटर है वो वाटर की कोई प्योर फॉर्म तो है नहीं, उसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, और ये सॉल्ट्स किसके पीछे रीजन होते हैं, सॉल्ट्स यहाँ पर रीजन होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। देखिए अगर हम लोग डिस्टिल वाटर की बात करें तो सबसे पहले डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर यहाँ पर प्योर वाटर की फॉर्म है, जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट आपको डिसॉल्व नहीं मिलेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स तो इसके अंदर से गायब हो गए, जो कि सॉल्ट थे। सॉल्ट क्या होते थे, आयनिक कंपाउंड्स, और ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते थे, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करके देते थे, और ये जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं यही यहाँ पर रीजन रहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। और रेन वाटर क्या है, रेन वाटर में आपके पास वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स प्रेजेंट है। वो सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्ट्स कोई से भी हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स जाकर के आयंस प्रोड्यूस करके देते हैं। और ये आयंस किसके पीछे हमारे पास रीजन होते हैं, आयंस यहाँ पर रीजन होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो रेन वाटर को हम लोग बोलेंगे तो रेन वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफर करेगा, लेकिन डिस्टिल वाटर कंडक्टिविटी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में जो आयंस हैं वो कहां से आने चाहिए थे, वो आयन चाहिए थे सॉल्ट से, और सॉल्ट डिस्टिल वाटर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर जो इसमें बी पार्ट है वो है वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। तो ओवर ईटिंग की वजह से पूछा जा रहा है कि स्टमक में बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, मतलब एसिडिटी क्यों होती है। देखिए बर्निंग सेंसेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो ओवर ईटिंग की वजह से एक्सेसिव HCl रिलीज हो जाता है, और वो जो एक्सेसिव HCl रिलीज हो रहा है हमारे पेट में, वही यहाँ पर कारण बनता है एसिडिटी का। फिर है अ टार्निश्ड कॉपर वेसल रीगेन्स इट्स शाइन व्हेन रैप्ड विद लेमन। टार्निश्ड जो आपके पास ये लेमन वेसल है, टार्निश मींस इसके ऊपर क्या होता है कि कॉपर के ऊपर वहां पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो शाइन है वो फीकी पड़ जाती है। लेकिन लेमन रब करने की वजह से वो अपनी शाइन को रिगेन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो चढ़ी हुई वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है, उस कॉपर कार्बोनेट की लेयर को आप यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले ऑक्साइड की लेयर बोल दी थी। ऑक्साइड की लेयर नहीं होती है, क्योंकि कॉपर इतना हाईली रिएक्टिव नहीं रहता ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हाँ ये कार्बोनेट जरूर बना देता है CO2 के साथ रिएक्ट करके, तो वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर रहती है। तो कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है, इसको अगर हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है, कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा किसको, लेमन को। अब लेमन क्या है, लेमन आपके पास एसिड है, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो उससे क्या होता है, जो मेटल सॉल्ट बन रहा है, मेटल सॉल्ट की वजह से वो जो कॉपर है, वो कॉपर वापस से अपना शाइन रिगेन कर लेगी, क्योंकि उसके ऊपर से कार्बोनेट की लेयर हट गई है, और वहां से CO2 और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद है द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंजेस टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो पहली बात तो वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा होता था हमारे पास NaOH Na2CO3 Na2CO3 विच इज वॉशिंग सोडा, और ये कितना हाइड्रेटेड था, ये डेका हाइड्रेटेड था। जब हम इसको एयर से एक्सपोज करते हैं तो एयर से एक्सपोज करने पे क्या होता है, यहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाती है, तो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, और इसीलिए ये अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली व्हाइट पाउडर में, वॉशिंग सोडा, जो कि बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टल्स में रहेगा। फिर है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मींस HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस मींस NaOH का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से मिलकर के आने वाले जो सॉल्ट्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल नेचर के रहते हैं। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास कैसा सॉल्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड सा है। स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी देर पहले भी इसकी बात करी थी, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस रहता था वो NaOH रहता था, और बाई जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड मिलकर के NaOH के साथ बनाता है Na2CO3। तो ये आपके पास बेसिक सॉल्ट है, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग gets converted into another salt B which itself is used for removal of hydrogens of water and a gas is evolved। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये A को बेकरीज में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, फिर इसको जब हम हीट करते हैं तो ये दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और एक गैस सी यहाँ से बाहर निकलती है। तो बहुत ईजी है बताना। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो ये जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को हम लोग यूज करते हैं किसमें, बेकरीज में। फिर जब इसको हीट किया जाता है बेकिंग पाउडर को, तो ये आगे कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, और Na2CO3 क्या होता था, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करते थे वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर यहाँ से CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, जिस गैस सी की बात करिए वो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस। जब भी इसको हीट करते थे, इसको हीट करने पे Na2CO3 बनता था, CO2 गैस निकलती थी और वाटर की फॉर्मेशन होती थी। और लिखा भी है गैस सी को जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसको मिल्की कर देती है। तो कंफर्म हो गया है कि CO2 की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज CO2 क्या करती है, CO2 लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है सॉल्ट पी कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट क्यू। तो देखिए फिर से वही सेम ही क्वेश्चन आ गया जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्ट पी को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में, और हीटिंग पे ये एक अनदर सॉल्ट क्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको वाटर की हार्डनेस के रिमूवल के काम आ रहा है, और आर गैस इवॉल्व हो रही है। तो सॉल्ट जो पी है वो तो हमारे पास NaHCO3 है, सॉल्ट क्यू क्या रहेगा, Na2CO3, जो कि हीट करके बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे। और कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। फिर गैस आर को यहाँ पे पास कराया गया फ्रेश लाइम वाटर से, तो सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाते हैं। अ सोल्यूशन एक्स गिव्स ऑरेंज कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन पीएच पेपर। तो इसने पीएच पेपर पर पहली बात तो ऑरेंज कलर दिया है, मींस एसिडिक नेचर का है। फिर वाइल अनदर सोल्यूशन वाई गिव्स ब्लूइश कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट्स फॉल ऑन पीएच पेपर। अगर ब्लूइश कलर दिया है पीएच पेपर पे, तो इसने क्या करा है, ये आपके पास बेसिक सोल्यूशन रहा होगा। पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। देखिए इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर अब इसमें बात करी जा रही है एक्स की। तो ये जो सोल्यूशन एक्स है, ये सोल्यूशन एक्स ने क्या किया, इसने ऑरेंज कलर दिया था। ऑरेंज कलर का मतलब है, इतना तो पता चल गया था, जो सोल्यूशन एक्स है ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन इसका पीएच कितना होना चाहिए, इसका पीएच होना चाहिए हमारे पास अराउंड 4, क्योंकि रेडिश नहीं है। रेडिश होता तो वो बिल्कुल 1 वाले रीजन में आ जाता। अगर ये ऑरेंज है तो ये माइल्ड एसिडिक है, इसीलिए इसका पीएच रहेगा अराउंड 4। अगले ने कलर दिया ब्लू, तो ब्लू में भी कोई डार्क ब्लू नहीं है या बिल्कुल पर्पल रीजन का नहीं है, तो ब्लू मतलब ये भी बेसिक है बट माइल्ड बेसिक है। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका पीएच हो जाएगा अराउंड 10। तो क्योंकि दोनों ही आपके पास माइल्ड बेसिक और माइल्ड एसिडिक नेचर के हैं, तो हम इसका पीएच यहां से थोड़ा सा जज कर सकते हैं। तो अराउंड ही लिखा जा सकता है, ऐसी कोई एक्यूरेट वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते। तो ये तो था हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड जितने भी बच्चे हमारे पास क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, उनके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप जाकर के पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, और भी पीवाईक्यूज वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप हमारी सारी वीडियोस देखें। उसके बाद आप अपने नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या चीजें आगे वीडियो में चाहिए, और आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।